हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक जो जीएस का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंडियन पॉलिटी, आज उस पर हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उसका ये पार्ट है, इंडियन पॉलिटी। तो इस पर आज हम एक आपको बताएंगे कि इसकी तैयारी आप कैसे करें। और इंडियन पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैक्सिमम जो जीएस का सिलेबस है वो उसको ये कवर करता है, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है इंडियन पॉलिटी का। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन पार्ट ऑफ जीएस। ये जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको इग्नोर करके हम आईएएस के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके एक पार्ट को अलग से भी पढ़ाया जाता है और वो पॉपुलर है। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसके सिलेबस पे क्या क्या है इसका सिलेबस। तो पहला है इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। जनरली हम ये सोचते हैं कि गवर्नेंस क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशंस। देखो, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई स्टेट हो नहीं सकता। तो पॉलिटी में आएगा हमारा गवर्नेंस, शासन करने का तरीका क्या हो और संविधान के अकॉर्डिंग हो। फिर आता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। अब पॉलिटिकल सिस्टम में हमारा आएगा पंचायती राज, स्मॉल यूनिट ऑफ द शासन। फिर है पब्लिक पॉलिसी, राइट एंड इशू, ये इसके पार्ट हैं। तो यूपीएससी का सिलेबस बड़ा एडवांस इनोवेटिव सिलेबस होता है और बहुत अच्छी बातें इसके अंदर शामिल होती हैं। और अगर सिलेबस को हम ठीक से पढ़कर जाएं तो कोई भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं आता। जब हम ये कहते हैं पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, बिल्कुल गलत बात है। पेपर कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं बनता, बड़े सिंसियर लोग पेपर तैयार करते हैं। द इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सिलेबस फॉर आईएएस प्रीलिम्स इज वेरी प्रिसाइज बट encompasses a lot of important concept and the issue to understand। ये हमेशा ये देखते हैं कि इसका क्या रोल होता है और कैसे हम आगे डेवलप करते हैं। इसके बाद फिर देखिए गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस। गवर्नेंस पे भी हम ध्यान देते हैं, पॉलिटी पे भी देते हैं और सोशल जस्टिस पे भी हम बात करते हैं कि ये कैसे हो। फिर आता है फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे आएगा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो वर्ड्स जुड़ते हैं, व्हाई क्यों और हाउ कैसे। व्हाई एंड हाउ इज द मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है और कैसे है। ये दुनिया के ढेर सारे कंट्रीज हैं, लेकिन सभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसा नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर ने तैयार किया था और उन्होंने पूरे दुनिया के कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की थी, और इसके बाद जो उसके सबसे अच्छे पार्ट थे उसको मिलाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। और इसकी जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की गई। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की कुछ क्वालिटी और कुछ डिसक्वालिटीज है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन क्वालिटी इसमें ज़्यादा और डिसक्वालिटी उसके कंपेरिजन में कम है। तो अब आते ही बात हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आएंगे तो 1773 से इसकी स्टार्टिंग होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब रेगुलेट किया गया था, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेहरू रिपोर्ट्स के बाद ही बना। उसको एक फाउंडेशंस मानेंगे, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है नेहरू रिपोर्ट्स। नेहरू रिपोर्ट इज द फाउंडेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है इवेल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड इट्स विजन ऑफ फ्यूचर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाएं, किस तरह से चलाएं और क्या क्या इसमें करें, ये हमारे उस पर काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो देश जो है लिविंग लगता ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कंट्री जो है नॉन लिविंग नजर आता, और एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स इसीलिए है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, इंडिया में ढेर सारी वो है डाइवर्सिटीज है, उसमें भी काफ़ी कुछ चेंजेस हैं और ये चेंजेस आपके सामने हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ बहुत सी ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें हम काफ़ी कुछ बात करते हैं और उसके अंदर काफ़ी चेंजेस होते हैं। फिर है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, हमारे कई ऐसे ऑर्डर हैं जिनको हम उनमें इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। इसके बाद आता है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशंस। आज हमारे पास एक वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन है और नेशनल कमीशन से उसका रिलेशंस है कि कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या और होनी चाहिए। कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम को हम कंपेयर करते हैं और अदर के साथ जोड़ते हैं। कल से हमारी क्लास 12 बजे
स्टार्ट होने वाली लाइव क्लास, ठीक है, टुमारो 12 o'clock लाइव क्लास होगी, जिसमें इंटरनेशनल न्यूज, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल न्यूज की ये क्लास होगी। और ये फ्री क्लास है, यूट्यूब पे है क्लास। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कल 12 बजे इसको अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लास में आ सकते हैं। फीचर्स क्या क्या है? सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के ढेर सारे सोर्स हैं, हमने बहुत ढेर सारे स्रोत तलाश के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। फिर आता है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ तो फिलॉसफी होनी चाहिए, क्या हो इसकी फिलॉसफी? हर कॉन्स्टिट्यूशन की अपने फीचर हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, रोल ऑफ कन्वेंशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कंपेरिजन बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। यहाँ पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रेसिडेंटल सुप्रीमेसी, अमेरिका में प्रेसिडेंटल सुप्रीमेसी है और इंडिया में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। डिफरेंस क्या है? वहाँ अपर हाउस पावरफुल है, यहाँ पर लोअर हाउस है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर रियल एडमिनिस्ट्रेटर है, वहाँ प्रेसिडेंट रियल एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इन दोनों में एक डिफरेंस है। फिर आता है एमेंड्स। एमेंड्स में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें ली गई वो केवल इंडिया से ही नहीं थी, हमने सोर्स लिया, जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट अमेरिका से ली, अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ढेर सारी चीज़ें बाहर से हमने ली और उसके जो बेस्ट पार्ट है उसको इसमें इंक्लूड किया। केशवानंद भारती जजमेंट भी है, अब इस पर भी हम अगर डिटेल करेंगे तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट में मैंने उस कंटेंट को इसमें शामिल कर दिया है। 42 एंड फोर्थ अमेंडमेंट, 42 रिलेशन है प्रेम्बल से और 44 है प्रॉपर्टी से। कॉन्स्टिट्यूशन के ये अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोविजन, द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी चीज का, जैसे मैं आपका परिचय पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप उसको एक समरी टाइप का अपना पूरा डिटेल बता दें, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आपने अगर अपनी पूरी समरी बताई तो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर आता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के बारे में हम बताएं, सिटीजनशिप क्या होती है और सिटीजन किस तरीके से होते हैं, क्या क्या होती है। इसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और राइट टू इशू, हम उसको कैसे आगे एक्सटेंड करें, कैसे चलाएं। मेजर डिबेट इशू अराउंड फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे बहुत सी चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर भी डिपेंड करती हैं, वो भी हमारा एक पार्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज, देखिए हमने अपने उस लेक्चर में भी कहा था कि रसिया से हमने ड्यूटी ली, अमेरिका से राइट्स, और हर किसी को ड्यूटी और राइट्स सबसे पहले पढ़ाओ, इसके बाद और कोई एजुकेशन दो। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी लाइफ में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि हमारी ड्यूटी क्या है। लोग अक्सर पूछते हैं हमारी ड्यूटी क्या है, अब जब ड्यूटी ही नहीं जानते हैं। अमेरिका में राइट्स एंड ड्यूटी पढ़ाया जाता है, रसिया में सबसे अधिक प्रायोरिटी है ड्यूटी की और अमेरिका में सबसे अधिक प्रायोरिटी है राइट्स का। तो ड्यूटी एंड राइट्स अगर दोनों पता हो तो यहाँ का हर आदमी पढ़ा लिखा नजर आएगा, नहीं पढ़ करके भी लोग इलिटरेट नजर आते हैं, क्योंकि ना तो अपने राइट्स जानते हैं और ना ही ड्यूटी जानते हैं। और हमें लगता है इन दोनों पर मेन फोकस किया जाना चाहिए। यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट्स होल्ड करती है, वही शासन करती है, तो उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का भी अलग अलग एक स्पेशल स्टेटस है। आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को क्या क्या मिलना चाहिए। स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट, और कुछ स्टेट के लिए भी हमने एक स्पेशल प्रोविजंस बना रखे हैं कि किस स्टेट में कैसे और किस तरह से उसे हम चलाएंगे। जैसे 370 जम्मू कश्मीर, 371 अदर स्टेट, इंडिया के अदर स्टेट के लिए 371 इसमें इंक्लूड है। फिर आता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, कुछ चीज़ें हैं जो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। इसके बाद आता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? ऑफिशियल लैंग्वेज वो है जो ऑफिस में यूज होती है। तो हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ उनकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो उसमें भी कुछ काम होते हैं। मेजर डॉक्ट्रिन, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। अब सिद्धांत के बिना तो कोई देश नहीं चलता, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। तो मेजर क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ हेरोमोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ एलिस्केप, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर आता है प्रेशर ग्रुप एंड द फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन देयर इन द पॉलिटी।
हमारे पास कुछ प्रेशर ग्रुप भी हैं जो इस सोसाइटी को चलाते हैं, हैंडल करते हैं। प्रेशर ग्रुप कौन होते हैं? जो सरकार पर दबाव बनाते हैं। प्रेशर ग्रुप कौन होते हैं? जो सरकार पर अपने काम के लिए प्रेशर बनाते हैं। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन द एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर ग्रुप, मजदूर संगठन द एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर ग्रुप। तो ये कोई सरकार में शामिल लोग नहीं है, फिर भी ये सरकार पर दबाव बनाते हैं। पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि मूवमेंट्स, एक ने पूछा कि मूवमेंट्स और रिवॉल्यूशंस में क्या अंतर है। मूवमेंट उसको कहते हैं जब सरकार ना चेंज करे, संविधान ना बदला जाए और ना ही कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आए। लेकिन रिवॉल्यूशन होता है जब गवर्नमेंट बदल जाए या संविधान में चेंज करना पड़े, अकॉर्डिंग अरस्तु, तो फिर रिवॉल्यूशन हो जाएगा मूवमेंट। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, इसमें आएगा द रोल ऑफ एनजीओ। यहाँ पर एनजीओ के क्या रोल हो? एनजीओ मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह सरकार की पहुंच नहीं होती है, तो वहां पर एनजीओ उस काम को हैंडल करते हैं। जहां पे सरकार की पहुंच नहीं होती वहां उस काम को कौन करता है? एनजीओ हैंडल करता है। एसएचजी वेरियस ग्रुप, एसोसिएशन, डोनर, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशन एंड अदर स्टॉक होल्डर। तो ये जितने भी सारी चीजें होती हैं वो सब इसी से जुड़ी होती हैं। ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। सबके अपने 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 काम होते हैं और उसी कार्य से उनको हम जानते हैं। इसके बाद आता है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का भी अपना एक रोल होता है कि कौन सी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। फिर आता है इलेक्शन। इलेक्शन किस तरह हो, कैसे हो, कैसे चलाएं, ये भी हम देखते हैं। इसके बाद आता है वोटिंग बिहेवियर। हमारा कुछ वोटिंग बिहेवियर होना चाहिए। जब हम एक मतदाता के रूप में जाते हैं, जनरली लोगों को पता नहीं कौन सी आर्टिकल है जिसमें हम वोट करने का राइट्स है हमको। आर्टिकल 326 में है वोटिंग राइट्स, 324 में इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो वोटिंग राइट्स भी जानना चाहिए हमें। फिर है इलेक्शंस लॉ। इलेक्शंस लॉ अगर देश में नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा? तो चुनाव की प्रक्रिया जो है होनी ही चाहिए, बिना इसके नहीं चल सकता। इलेक्टोरल रिफॉर्म, और जितने भी हमें चुनावी रिफॉर्म की जरूरत है वो भी हमारे इसमें होना चाहिए। चुनावी रिफॉर्म के बिना भी हम नहीं चल सकते आगे। एंटी डिफेक्शंस लॉ भी हमारी मेन बात है। फिर आता है इशू एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग द फेडरल स्ट्रक्चर। हमारे कुछ चैलेंजेस हैं जिनको हमें हर हाल में करना होगा, उनसे हमें निपटना होगा। पहला है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हमारी यूनियन क्या है और उससे जुड़ी हुई और चीज़ें कैसी हैंडल हों। नेचर ऑफ फेडरल सिस्टम, हमारा फेडरल सिस्टम का क्या नेचर है और कैसे हम उसको हैंडल करें फेडरल सिस्टम को। फिर आता है पेकुलर फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इसके भी अलग अलग फीचर्स हैं, कौन सा फीचर किस उद्देश्य कहाँ के लिए काम करता है। इसके बाद आता है क्रिटिक ऑफ द फेडरल सिस्टम। अब हम इसको कैसे उसकी आलोचना करें। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, हम हमेशा हर चैलेंज को एक्सेप्ट करें। एक कंट्री में चैलेंजेस तो होंगे, विदाउट चैलेंजेस नो कंट्री। द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, आप रसिया ले लो, चाइना ले लो, वन पार्टी है वहां पर। कुछ देशों में टू पार्टी है, हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम काम करता है। रीजनल एक्सप्रेशंस, अब इतने से तो बात खत्म नहीं होती, तो ढेर सारी क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं और अलग अलग एरिया में काम करने वाली है। फिर आता है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द यूनियन स्टेट एजुकेटिव। सबसे पहला हमारा जो पोस्ट है वो किसका आता है? प्रेसिडेंट का। बट मैं ये आज तक नहीं जान पाया कि प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्यों नहीं तय की जाती है। मैं तो ये कह रहा हूँ प्रेसिडेंट हाईली क्वालिफाइड पर्सन ही बने। पार्लियामेंट मेंबर कम से कम एमए पास, विधायक बीए पास, लोकल जो हमारे गवर्नमेंट होते हैं उसके मेंबर कम से कम 12 पास और ग्राम प्रधान हाई स्कूल पास ही होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम एजुकेशन को वैल्यू नहीं देंगे, एजुकेटेड लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। हमें इस पर काम करना ही चाहिए और इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए। अब आता है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब को हम टॉपिक वाइज आपकी क्लास लेंगे और एक इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग यूपीएससी सिलेबस हम उस पर सारी चीज़ों को मेंटेन करेंगे। फिर आता है सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर। हमारा सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर्स भी होता है, वो भी इन चीज़ों को मैनेज करता है कि कैसे चले, क्या हो, किस तरह से। फिर आता है कैबिनेट कमेटी, फिर गवर्नेंस, चीफ मिनिस्टर्स। ये स्टेप बाय स्टेप आज तो सिलेबस डिस्कशन है इसलिए इस पर कोई बात नहीं हो सकती। पार्लियामेंट्स, पार्लियामेंट द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नेंस, इस पर आएंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब हमारे पार्ट होंगे।
फिर आता है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट, इसमें हम 7 शेड्यूल है, शेड्यूल में भी ढेर सारी हैं, कुछ चीजें हैं जो 9 शेड्यूल का पार्ट है। फिर आता है सेपरेशन ऑफ पावर, पावर ऑफ शेयरिंग, सेंटर स्टेट रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, स्टेट डिमांड से इन द फॉरेन पॉलिसी, हम ये भी अपने आप कर सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। फिर है डिस्प्यूट रिडर्सल मैकेनिज्म एंड द इंस्टीट्यूशन, इंटर स्टेट रिलेशंस, पार्लियामेंट्री फोरम, इसके बाद पार्लियामेंट्री ग्रुप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, इस पर हम बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कितने होते हैं। फिर नेशन एंड इंटीग्रेशन पर बात होगी, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजिंग थ्योरम, ये भी हम देखेंगे कि इसको हम कैसे करें। लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज एंड पेशा 1996, म्यूनसिपलिटीज, इस पर हम फोकस करेंगे। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी द मोस्ट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए हमारे जितने पिलर हैं डेमोक्रेसी के, उसमें जुडिशरी भी बहुत मेन रोल प्ले करती है, और जुडिशरी को इसीलिए सुप्रीमेसी दी गई है, ठीक है, पावर बैलेंसिंग में। प्रेस, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ठीक है, और एजुकेटिव्स, तो ये जो बॉडी है उसमें जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है। जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अदर जुडिशियल इशू, मेजर जजमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हमारी संवैधानिक बॉडीज क्या होगी और कैसे उसको हैंडल करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, इस पर भी हम करेंगे। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजी शेड्यूल्ड बॉडी, इस पर भी हम ध्यान देंगे। तो ये हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और इस पर हमने डिस्कशंस कर लिया। कल से हमारी लाइव क्लास शुरू हो रही है, आप लाइव क्लास लीजिए, फ्री है पूरी क्लास। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देखें या देख रहे हों या पहले से हमारे इस चैनल से जुड़े हों, वो सारे लोग कल से 12 से 1 वेरी इंटरेस्टिंग क्लास शुरू होने वाली है। आज से अनाउंस हो जाएगा और एवरीडे क्लास 12 बजे हुआ करेगी। थैंक यू, नमस्कार।